आज जब यहाँ आई तो अखबार में एक दो अखबार में पढ़ा मैंने कि मैं 8 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाऊंगी, प्रदेश कार्यालय में। प्रभात जी भी मुझे बगल में बैठे बैठे कह रहे थे कि आप 8 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आई। एक होता है भवन और एक होती है भावना। भवन जो होता है वो ईंट से, सीमेंट से, पत्थर से, लकड़ी से बनता है। तो भवन से मैं भले ही अलग रही हूँ, लेकिन दीनदयाल जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, कुशाभाऊ ठाकरे ने और राजमाता सिंधिया जी ने जो भावना मुझको सिखाई, उससे मैं कभी अलग नहीं हुई। जो राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी, उससे कभी अलग नहीं हुई। बहुत संकट आए, बहुत खतरों का सामना किया, बहुत चुनौतियों का सामना किया और बहुत प्रलोभनों पर विजय पाई। क्योंकि जब अलग हुई तो बहुत सारे प्रलोभन भी आए। यह भी कहा गया कि आप तो 2 चीजें छोड़ दीजिए, राम का नाम और हिंदुत्व छोड़ दीजिए, तो आपको कोई परेशानी फिर आने वाली नहीं है। जब राम रोटी यात्रा चल रही थी तभी मुझे यह संदेश मिला था कि बस राम का नाम और हिंदुत्व, ये 2 चीजें छोड़ दीजिए तो बहुत सारी पार्टियां आपके साथ खड़ी हो जाएंगी। तो मैंने एक लाइन में ही उत्तर दिया था कि जो मेरे राम का नहीं होगा वो मेरे काम का नहीं होगा। और इसलिए भवन से भले ही अलग हुई हूँ, लेकिन भावना से कभी अलग नहीं हुई। इसलिए मुझे एक भी पल के लिए नहीं लगा कि मैं अलग हुई हूँ, क्योंकि मैं विचारधारा से कभी समझौता की ही नहीं। और अगर मैं यहाँ से गई भी तो याद रखिए कि मेरा मुंह अयोध्या की तरफ था। मैं यहाँ से अयोध्या गई थी और इसलिए जहाँ गई थी वो लक्ष्य भी सही था, वो दिशा भी सही थी। और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी तो किसी लांछन या आरोप में नहीं छोड़ी थी, तिरंगे की शान के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी। और आज भी इसी जगह पर खड़े होकर और मंच पे जो बैठे हुए हैं, ये भले ही मुझे बड़ी बहन और दीदी कहते हैं, लेकिन शायद अमरदीप को और आलोक को छोड़ के बाकी सबसे मैं छोटी हूं उम्र में। दीदी तो सम्मान के कारण कहते हैं। आज ये सब मेरे वरिष्ठ लोग हैं और इन सबके सामने और आप सबके सामने मैं एक बात कह रही हूं कि आगे भी जैसे तिरंगे की शान के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, आगे भी तिरंगे की शान के लिए, गाय की जान के लिए, स्त्री की आन के लिए, गंगा की पहचान के लिए शीश भी काट करके चढ़वा सकती हूँ। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे इस बात का आनंद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझको उपाध्यक्ष के पद पर बिठाया, क्योंकि पार्टी से अलग गया हुआ व्यक्ति जब वापस लौटता है तो उसको इतना सम्मान देना। इसके लिए मैं आज याद कर रही थी तुलसीदास जी की एक चौपाई, जान शरद ऋतु खंजन आए और समय पाए जिभी सुकृत सुहाए। मैं जो 6-6.5 साल अलग रही, उसमें जो मैंने तय किया कि कुछ चीजों पर समझौता नहीं होगा, हिंदुत्व पर समझौता नहीं होगा, राष्ट्रवाद पर समझौता नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं होगा, अपराध पर समझौता नहीं होगा, उसका परिणाम निकला कि जब मैं पार्टी में लौटी तो मुझे कितना सम्मान और कितना आदर मिला। आज मैं राजनाथ जी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी हुई हूँ और प्रभात जी और थावर चंद जी और शिवराज जी के साथ पूरे सम्मान के साथ बैठी हूँ। इसका वही कारण है कि मैंने उस समय अगर पथ को छोड़ दिया होता तो आज मैं आपकी नजरों में गिर गई होती। और मैं जो नहीं गिरी तो भगवान की दया है। मुझे तो बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन जैसे खंजन पक्षी शरद ऋतु में ही आते हैं, इसी प्रकार से सत्कर्मों का फल समय आने पर जरूर प्राप्त होता है और वो फल हमको प्राप्त हुआ है, मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं इसका उदाहरण हूँ कि कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कितने भी कष्ट आवे, कितनी भी विपत्तियां आवे। ये मैंने राजमाता जी से सीखा, मैं उनकी गोदी में ही पल करके बड़ी हुई। कुशाभाऊ ठाकरे जी से सीखा, दीनदयाल जी को देखा नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को देखा नहीं, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्रवाद और दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद एक सभी कार्यकर्ताओं की तरह ये भी मेरा एक पाथेय रहा। भारतीय जनता पार्टी अब एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने वाली है। मुझे 2013 का यहाँ का जो चुनाव है उसमें बड़ी चुनौती नहीं लगती। शिवराज जी जिस प्रकार से अपने मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश को आगे बढ़ा करके लाए हैं, मैं आज घोषणा कर सकती हूँ कि इस मामले में गुजरात भी हमसे पीछे है, हम गुजरात से आगे हैं।
और हम इसलिए आगे हैं क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनके किनारे समुद्र होता है, और कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनको बॉर्डरिंग स्टेट कहते हैं, यानी कि वो सीमा पे लगे हुए राज्य होते हैं। तो जो बॉर्डरिंग स्टेट होते हैं उनको विकास करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस की बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि वो लोग रोड बनाते हैं और कई व्यवस्थाएं करते हैं बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। जैसे राजस्थान है, गुजरात है, ये बॉर्डरिंग स्टेट है। तमिलनाडु है, ये कोस्टल स्टेट है, वो उनको समुद्र का किनारा मिला हुआ है। और गुजरात को तो बॉर्डर और समुद्र दोनों मिले हुए हैं। समुद्र के किनारे से जो शताब्दियों की आवाजाही होती है व्यापार की, वो राज्य के विकास के लिए बहुत सहयोगी साबित होती है। लेकिन मध्य प्रदेश तो कई राज्यों के बीच में फंसा हुआ राज्य था, हर तरह से पिछड़ा था, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन का शिकार था। आज जो थावरचंद जी बता रहे थे, आज पूरे हिंदुस्तान के लोग मध्य प्रदेश की तरफ चकित होकर के देख रहे हैं। कृषि के मामले में 18% से आगे बढ़ जाना, जो औसत विकास दर है उसमें 11% से आगे बढ़ जाना, यह साबित कर रहा है कि मध्य प्रदेश का मुकाबला आज हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं कर सकता है प्रगति और विकास के मामले में। और इसलिए मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। और मुझे विश्वास है कि 2013 का जो चुनाव होगा, 2003 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का संहार हुआ, 2008 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का अंतिम संस्कार हुआ, और 2013 का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस का पिंडदान हो जाएगा। अपनी पहचान बनाएंगे और उसमें मध्य प्रदेश उदाहरण बनेगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत है या तो भगवान और या फिर किसान, यही भारत की ताकत है। और इस ताकत को पहचानने की सबसे बड़ी क्षमता अगर कहीं जगी है तो मध्य प्रदेश में जगी है। शिवराज जी ने वास्तव में किसान के बेटे होने का परिचय दिया है। आज जो मध्य प्रदेश की कृषि की जो ग्रोथ है उसका मुकाबला हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि हम अपनी ताकत के सहारे खड़े हो सकते हैं। मध्य प्रदेश को खड़ा होना है और 2014 में मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा योगदान लोकसभा की सीटों में देना है, और केंद्र में एनडीए की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, और हम इस देश को नंबर 1 बना करके साबित करें। ये हमारा सपना हमें और आपको मिलकर के पूरा करना है। और हमारा ये देश मधुमक्खियों का छत्ता नहीं है, 33 करोड़ देवी देवताओं का ये स्थान है कि जीऊंगी तो देश के लिए और मरूंगी तो देश के लिए।